हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय यूपीएससी डायरी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 के नेक्स्ट टॉपिक को। और इसमें हम आइडिया ऑफ इंडियन विलेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपसे अपने हैंड रिटन नोट्स शेयर करूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि नोट्स मेकिंग करनी कैसे है, अपने ऑप्शनल के नोट्स बनाने कैसे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से हमारे इतना सारा मटेरियल हमारे पास, उससे कंसोलिडेट कैसे करें। तो इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे। हैंड रिटन नोट्स मेरे जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे शो करूंगी। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको अपने नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, क्योंकि जब भी आप मीन्स लिखेंगे ना, तो आपके जो नोट्स रहेंगे ना, वो आपके रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। और वही एक तरह से गेम चेंजिंग फैक्टर होता है एग्जाम निकालने में लोगों के लिए। क्योंकि रिवीजन के लिए आपके पास एक क्विक नोट्स होने चाहिए, और वो अगर आपने खुद से अपने बना रखे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपकी प्रिपरेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हम देखेंगे, आइडिया ऑफ इंडियन विलेज इन विलेज स्टडी। 2011 से लेकर 2025 तक के FYQs जितने भी इस टॉपिक से पूछे गए हैं सोशियोलॉजी पेपर 2 ऑप्शन में, वो हम कवर करेंगे। बाकी इससे जो पहले के टॉपिक थे उसके मॉडल आंसर मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा। सोशियोलॉजी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट आउट फ्रॉम द बुक व्यू एंड फील्ड व्यू इंडियन सोशियोलॉजी। तो इसमें हमें बुक व्यू फील्ड व्यू के बारे में डिस्कस करना है। एक शॉर्ट नोट होता है। यहाँ ये 2011 का 15 मार्कर क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि इंडियन सोशियोलॉजी दो पर्सपेक्टिव से इवॉल्व हुई। एक तो बुक व्यू और दूसरा है फील्ड व्यू। बुक व्यू में हम क्लासिकल टेक्स्ट की स्टडी करते हैं, उससे सोसाइटी को समझते हैं। और फील्ड व्यू में हम सोसाइटी को फील्ड वर्क से स्टडी करते हैं, मतलब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एथनोमॉपी। तो हमारा इसमें क्या हुआ, सोशियोलॉजी एक तरह से पेजेस ऑफ टेक्स्ट से एक लाइव एक्सपीरियंस ऑफ पीपल की तरफ मूव कर गई। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब मेन बॉडी में मैं क्या लिखूंगी, इसमें मैं बुक व्यू को एक्सप्लेन करूंगी डिटेल के। अब बुक व्यू में क्या होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन करा है कि रिलायज ऑन सेक्रेड टेक्स्ट, रिलीजियस लिटरेचर, क्लासिकल वर्क्स टू इंटरप्रेट इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पे सेक्रेड टेक्स्ट के ऊपर फोकस रहता है हमारा। उसके थ्रू हम सोसाइटी को इंटरप्रेट करते समझते। और इस अप्रोच के पायनियर G.S. बुरे। इन्होंने ये अप्रोच की शुरुआत करी थी, G.S. बुरे। इनका मेंशन करेंगे, इनके उसको अंडरलाइन कर देंगे नेम को। फिर कौन-कौन से सोर्सेस हमने यूज़ करे थे। सेक्रेड टेक्स्ट तो बोल दिया मैंने, पर कौन से सेक्रेड टेक्स्ट? वेदास, स्मृति, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र। अब इनका फोकस था, कुछ ना कुछ तो मेन इनका टारगेट होगा ना जिस पे फोकस कर रहे थे। तो ये टारगेट था इनका। मतलब फोकस एरिया ये था, कास्ट हायरार्की को स्टडी करना, जैसे वर्ण सिस्टम, किनशिप पैटर्न को स्टडी करना, रिलीजियस एंड रिचुअल्स और रिसर्च में द सैक्रिफाइस और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते थे उस टाइम पे, यज्ञ। तो उन सब चीज़ों की जो मतलब जो डिटेलिंग है वो इसमें आ जाती है। एग्जाम्पल, हम इसमें G.S. बुरे का जो स्टडी है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इसे याद कर लेना। ये उनका वर्क है, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन किया। तो इसमें उन्होंने टेक्सचुअल एनालिसिस का यूज किया था कास्ट सिस्टम को समझाने के लिए। अब इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये बहुत स्टैटिक व्यू था। ये बदलाव को नहीं स्टडी करता था, ये स्टैटिक एक व्यू देता था। और लाइव रियलिटीज को भी ये बताता नहीं था जो चल रहा है, जो बुक में लिखा है उसमें बता रहा है। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। आप फील्ड व्यू देख लेते हैं, एम्पिरिकल फील्ड वर्क, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडीज टू स्टडी एक्चुअल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन अ विलेजेस, टाउन्स एक्सेट्रा। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने कैसे नोट्स मेकिंग करी है। तो इससे आप आपके भी नोट्स बना सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में ही बोला था कि आप आंसर लिखना स्टार्ट करिए। आप आंसर लिखेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपना कंटेंट शॉर्ट करते जाएंगे, और इस तरह से अपने मॉडल आंसर्स के नोट्स बना लेंगे। तो सीखने में हम एम्पिरिकल फीडबैक करते हैं, डायरेक्ट ग्राउंड पे जाके ऑब्जर्वेशन करते हैं रियलिटीज को। जो भी है हमारा जो स्पेसिफिक कम्युनिटी है या विलेज, वहाँ जाके हम एक तरह से लेकर देखते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने ये व्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि बुक से फील्ड की तरफ मूव करना चाहिए। मेथड इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, थर्ड जो यूनिट थर्ड है सोशियोलॉजी पेपर वन की, उसमें हमने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एथनोग्राफी को डिटेल में पढ़ा है। और फिर फोकस एरियाज क्या है,
यहाँ पे संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन जैसे चेंजेस, इसे सोशल मोबिलिटी हम बोलते हैं, उसको फोकस किया था। रूल और पावर स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसको फोकस किया था। टास्क डायनेमिक्स में क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उस पर फोकस किया था। अब इनका काम क्या है? एम आई श्रीनिवास का जो द रिमेम्बर्ड विलेज है, ये याद होना चाहिए आपको, इसलिए इसे अंडरलाइन किया है। इन्होंने रामपुरा के विलेज में जाके स्टडी करी थी और उसमें बताया था कि कितना गैप है आइडियल और रियलिटी में। जो आइडियल वर्जन विलेज को प्रेजेंट किया जाता है और जो रियलिटीज है उसमें गैप उन्होंने शो किया था इसमें। इसकी स्ट्रेंथ थी कि ये डायनामिक और रियलिस्टिक था। कंपैरिजन कर लेते हैं ये दोनों का। एक टेबल बनाने से आपका डायग्राम फैक्टर भी ऐड हो जाता है पेपर में। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को मैं कंपेयर करके एक टेबल बना दूंगी तो ये डायग्राम फैक्टर भी ऐड हो जाएगा। इसमें ऐसे मेथड, ओरिएंटेशन और लिमिटेशंस, इसको मैं वन वन में लिख लूंगी ताकि एक सिंपल और क्लियर व्यू मिल जाएगा एग्जामिनर को कि मैंने इस आंसर में क्या चीज़ों पे फोकस करा है। जैसे कि एस्पेक्ट मेथड, अब इसमें जीएस वगैरह का जो बुक व्यू है वो टेक्स्ट पे फोकस करता है, तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड में वन वर्ड में टेक्सचुअल विद। फील्ड व्यू फीडबैक पे फोकस करते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे। अब इसकी ओरिएंटेशन हिस्टोरिकल और आइडियलिस्टिक है, हिस्टोरिकल चीज़ों को उससे रिलेट करता है चीज़ों को और उस तरह से आइडियलिस्टिक वर्जन में स्टडी करता है। बाकी फील्ड व्यू रियलिस्टिक ग्राउंड रियलिटीज एम्पिरिकल रियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस करता है। इसकी लिमिटेशन ये थी बुक व्यू की कि ये स्टैटिक है और ये चेंज को होता है, लेकिन फील्ड व्यू बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप जाके रहोगे विलेज में उसे ऑब्जर्व करोगे एक दिन में, तो आप वहाँ की चीज़ें भी समझ पाओगे। 1 हफ्ता, 1 महीना भी लग सकता है, तो फुल सारा टाइम कंज्यूमिंग और लोकलाइज्ड है। अब इसमें कंक्लूड कैसे करेंगे आप? ये दोनों अप्रोचेस कॉम्प्लीमेंट्री है। वो फिर हमें हिस्टोरिकल डेप्थ देता है और फिर ये हमें कंटेम्प्रेरी रियलिटीज के बारे में बताता है। अगर हमें अच्छे से समझना है हमारे देश को, तो वी नीड बोथ इट्स टेक्स्ट और इट्स पीपल वॉइस। इस तरह से हम आंसर कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये 15 मार्क का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे 3 पेजेस में लिखा है। इस तरह से पॉइंटर फॉर्मेट में मैंने इसलिए लिखा है ताकि जब मैं रिवीजन करूँ ना, तो मुझे रिकॉल करने में ईज़ी रहे। इससे अगर आप भी पॉइंट्स बनाते हो ना, तो रिकॉलिंग करने में बहुत ही आसान होता है। मतलब कंटेंट याद करना बहुत ईज़ी होता जाता है। क्योंकि मैं है ना सिंपली इसके एग्ज़ाम्पल से इसको रिकॉल कर सकती हूँ। फिर सोर्सेज़ क्या यूज़ थे, फोकस एरिया क्या यूज़ था, कंपैरिज़न टेबल रिकॉल करना मेरे लिए ईज़ी होगा इसमें। इस तरह से आप ये में नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आइडिया ऑफ इंडियन विलेज, एक्सप्लेन। 2014 का 10th आपका क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि विलेजेस बैकबोन फॉर्म करते हैं इंडिया के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ की। ट्रेडिशनली हम इसे सेल्फ सफिशिएंट और पीसफुल और अनचेंजिंग लिखते हैं, पर जैसे जैसे स्टडीज होती गई ना, ये स्टडीज तो मॉडर्न स्टडीज ने रिवील किया कि ये ज़्यादा डायनामिक है और इंटरकनेक्टेड रियलिटीज को बताते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था, द सोल ऑफ इंडिया लिव इट्स इन इट्स विलेज। इस तरह के कोटेशंस आप ऐड करोगे ना, तो ये आपके आंसर को एनरिच करेंगे। वैल्यू एडिशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब आगे देखते हैं मेन बॉडी में क्या लिखना है। इसमें मेन बॉडी में हम ये लिखेंगे ट्रेडिशनल ग्रुप। इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन है व्हाट इज आइडिया ऑफ इंडियन विलेज एंड एक्सप्लेन। यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके मेन बॉडी में इसमें हम 3 पार्ट डिस्कस करेंगे, ट्रेडिशनल व्यू, मॉडर्न व्यू और कंटेम्प्रेरी व्यू। अब ट्रेडिशनल व्यू में क्या था, विलेजेस को इनिशियली सेल्फ रिलायंट रिपब्लिक की तरह समझा जाता था, जो हार्मनी और कॉपरेशन के साथ है। ये फर्स्ट पॉइंट मेरा। यहाँ पे सेल्फ रिलायंट कीवर्ड को हम हाईलाइट करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट में हम ये बताएंगे कि कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर से जो विलेज की फंक्शनिंग है ना, वो स्मूथ हो रही है। मतलब लोगों के काम उनके कास्ट के हिसाब से डिवाइडेड थे और इस वजह से ये सब स्मूथली रन करा था। ऐसा ट्रेडिशनल व्यू में बताया गया था। चार्ल्स मैडक्लिफ ने डिस्क्राइब किया था विलेजेस को एज अ लिटिल रिपब्लिक्स। तो लिटिल रिपब्लिक में कोटेशन देंगे, मतलब हम कोट करेंगे चार्ल्स को। फिर एग्जाम्पल में बताएंगे, ट्रेडिशनल है तो टेक्स्ट के ऊपर बेस होगा। एंशियंट टेक्स्ट जिसमें कि अर्थशास्त्र ने बताया था, ऑर्गेनाइज रूरल लाइफ के बारे में एम्फेसाइज किया था, इस पर जोर दिया था। अब इसकी लिमिटेशंस ये थी कि ये बहुत हार्मोनियस वाइज था। इसमें कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर कर दिया था, इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं किया जा रहा था और चेंज को एड्रेस किया जा रहा था। तो ये इस व्यू की लिमिटेशंस थी। अब मॉडर्न व्यू,
सोशियोलॉजिस्ट ने फील्ड वर्क करा, विलेजेस का, गाँव में जाके रहे, रियलिटीज़ को समझा। उन्हें पता चला कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते, लैंड डिस्प्यूट्स है, कास्ट टेंशन है। फिर सेकंड पॉइंट, ये मार्केट पॉलिटिक्स से लिंक है। ऐसी दुबे को कोट करेंगे आप इंडियन विलेजेस में। ये चेंज होते हैं मॉडर्नाइज़ेशन की वज़ह से, जैसे माइग्रेशन होता है विलेजेस में, डिजिटल इनिशिएटिव्स आते हैं, तो ये मॉडर्न हो गया। अब यहाँ पे हम एक डायग्राम बना सकते हैं आइडिया ऑफ इंडियन विलेज में, कास्ट एज़ अ यूनिट करके। ये जो डायग्राम है, ये मैंने ना नितिन सर की जो एसेंशियल सोशियोलॉजी की बुक है ना, उससे लिया है। इस तरह से आप डायग्राम कहीं भी देखते हो ना, तो अपने आंसर्स में ऐड कर लो ना, तो एक नया फैक्टर ऐड होता है, क्योंकि डायग्राम ईज़िली कोई ऐड नहीं करता, लेकिन कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ऐसे ज्योमेट्री टाइप डायग्राम नहीं बनाना है। आंसर को आपका जितना सिंपल हो सके ना, उतना सिंपल रखिए, जो ईज़ी रहे पढ़ने में। इससे ज़्यादा कलाकारियाँ या वो नहीं करना है। तो ठीक है, इसमें कंटेम्परेरी में बताएँगे, सोशियो इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट कंसीडर करते कंटेम्परेरी व्यू है, ये साइट ऑफ बोथ ट्रेडिशन एंड चेंज। डिजिटल इनिशिएटिव्स ई गवर्नेंस लेके आया है, जिससे विलेजेस एक तरफ से बदल रहे हैं, बैंकिंग पहुंच गई रूरल एरियाज में। तो हमें इससे समझ आता है कि हम कंक्लूजन में यही बताएंगे कि इंडियन विलेजेस आर नीदर स्टैटिक, ना ही ये स्टैटिक है, ना ही ये आइसोलेटेड है। ये डायनामिक यूनिट्स हैं जो ट्रेडिशन और मॉडर्न फोर्सेस से शेप हो रही हैं। यहाँ पे लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी है, द विलेज इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ट्रांजिशन। ये अमीन श्रीनिवास की डायलॉग। तो इस तरह से अपना आंसर कोट कर देंगे, तो ये कंप्लीट हो गया। ये 2 पेजेज़ में 10 मार्क का हमारा आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से आप नोट्स मेकिंग कर सकते हैं अपने मॉडल आंसर की। ये मॉडल आंसर का मॉडल आंसर भी हो गया और नोट्स के नोट भी हो गए। अब जब भी मुझे ये आइडिया ऑफ इंडियन विलेज पढ़ना होगा, तो मैं ये आंसर रीड कर लूँगी पॉइंटर्स वाइज़। और इसमें आप है ना ये भी कर सकते हो कि आपको जो भी आंसर लिखो ना, अगर आपके पास एक नोटबुक है, तो उसमें 1 पेज खाली छोड़ दो आंसर लिखने के बाद। ताकि कभी भी आपको उसमें वैल्यू एडिशन करना हो, कुछ नया चीज़ ऐड करना हो ना, तो उस पेज में आप ऐड कर सको। और या तो फिर आप A4 साइज़ की जो शीट्स आती हैं, उनके थ्रू फॉर्मेट में लिख रहे हो, तो दिक्कत ही नहीं है, पेजेज़ आप उसमें डाल सकते हो एडिशन करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज स्टडीज इन इंडियन सोशियोलॉजी। 2016 का 10 मार्क का क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया है विलेज स्टडीज की सिग्निफिकेंस, तो उस पे शॉर्ट नोट लिखना है। हम यहाँ पे बताएंगे इंट्रोडक्शन में कि विलेजेस आर द हार्ट ऑफ इंडिया विथ नियरली 65% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज। सेंसस 2011 के हिसाब का डेटा है कि 65% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। एम.एन. श्रीनिवास फील्ड वर्क के पायनियर हैं। उन्होंने कहा था कि टू अंडरस्टैंड इंडिया वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड इट्स विलेजेस। तो हमें अगर अपने देश को समझना है, तो उसका सबसे पहले गाँव को समझना होगा। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों विलेज स्टडी हम करते हैं? सोशल स्ट्रक्चर की समझ, इससे हमें पता लगती है। जैसे कास्ट, किनशिप, फैमिली सिस्टम, इस ये एक्सप्लेन करता है श्रीनिवास के रामपुरा स्टडी। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसमें सेक्सुटाइजेशन और डोमिनेंट कास्ट। तो वो सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे थे क्लासेस से। फिर फील्ड व्यू ओवर बुक व्यू। रियाइज एंशियंट टेक्स्ट से काफ़ी अलग है। जैसा ये हाईलाइट किया था अपने कास्ट एंड एक्सप्लॉइटेशन को कोलोनियलिज्म के अंदर। वो तो कोलोनियलिज्म में कास्ट एक्सप्लॉइटेशन जो भी हो रहा था, वो एआरडीसी की स्टडीज में हमें देखने को मिलता है। फिर ये पॉलिसी सब रहता है, जो भी लैंड रिफॉर्म्स आए थे ना इंडिपेंडेंस के बाद, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उनमें ये विलेज स्टडी की एप्लीकेशन है। विलेज स्टडी इसलिए यूज हुई थी, जैसे रूलर्स की मदद में था, तो इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। ट्रैकिंग सोशल चीज है। ये अर्बनाइजेशन के, माइग्रेशन के, ग्रीन रिवोल्यूशन के, ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट पड़े हैं ना रूरल लाइफ पे, तो वो ट्रैक करता है एक तरह से। पावर एंड पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स को रिवील करता है। वोट बैंक इश्यूज, कास्ट बेस्ड पावर, जैसे कि एससी दुबे की स्टडी, जो समन्वयक स्टडी उन्होंने करी थी, उसमें हमें देखने को मिलता है एग्रेरियन रिलेशन, ये लैंड ओनरशिप को एग्जामिन करता है, जैसे टेनेसी, फार्मर लेबर कॉन्फ्लिक्ट। ये सब से, का जो आइडिया है हमें इससे पता लगता है। एआर देसाई ने मार्क्सिस्ट व्यू दिया था रूरल क्लास ट्रबल को, मतलब एक तरह से उसका ऑब्जर्वेशन उन्होंने करा था अपनी स्टडी में, तो उन्हें कोट कर देंगे। ये थिंकर्स आप देखते जा रहे होंगे कि मैंने एस सी डुबे को कोट किया है, फिर एआर देसाई को कोट करा है। तो ये सब है ना विलेज स्टडी में ज्यादातर नाम इनके ही आते हैं।
जीएस कोरे, एमएन श्रीनिवास, एआर देसाई, एससी दुबे, तो ये आपको याद होना चाहिए। अभी से याद करते चलोगे तो आसानी से अपने आंसर में जो ये डाल पाओगे ये थिंकर्स को, क्योंकि हर किसी को ये प्रॉब्लम होती है कि हम थिंकर्स कैसे याद करें, कैसे कोट करें। एक दिन में सारे थिंकर आपको याद नहीं होंगे। एक-एक आंसर आप करते जाओ, आपको आइडिया लगता जाएगा कि कौन से थिंकर को कहाँ कोट करते हैं। अब कल्चरल चेंज, शो हाउ रिचुअल्स एंड कस्टम अडॉप्ट और डिक्लाइन विद मॉडर्नाइजेशन। कैसे रिचुअल्स और कस्टम डिक्लाइन होते हैं और कैसे वो नई प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं मॉडर्नाइजेशन के साथ, तो वो कल्चरल चेंज में आ गया। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, ये मेन बॉडी हो गई। अब हम कंक्लूड कर देंगे इस आंसर को। कंक्लूजन में बताएंगे कि विलेज स्टडी एक तरह से ब्रिज है थ्योरी और रियलिटी के बीच का। ये हमें इंडिजीनियस कॉन्सेप्ट ऑफर करता है और पॉलिसीज को गाइड करता है इंक्लूसिव और रूरल डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि मनरेगा, पंचायती राज और रिफॉर्म्स। सो दे रिमेन ए की टू अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सोशल फैब्रिक। इस तरह से हम इसे कंक्लूड कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ आंग्रे स्टडी फॉर संजय दिविज। तो आंग्रे की जो क्लासेस वर्क था ना, कास्ट, क्लास एंड पावर का, उसे मेंशन करेंगे। क्लास का मतलब कास्ट, क्लास और पावर 1965 के इनका वर्क है। ये किस पे बेस्ड था? श्रीपुरम विलेज पे। कंजोर में, तमिलनाडु में ये विलेज है, उसके ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी और रूरल सोसाइटी को 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क के साथ एक्सप्लोर किया था। अब वो कौन सी 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क थे? कास्ट, क्लास और पावर। वो कास्ट स्टडी चले, जो सोशल वर्कर्स थे वो कास्ट ओनली स्टडीज करते थे। तो इन्होंने 2 डायमेंशन वो ऐड की जिसमें क्लास और पावर। तो ये ट्रेडिशनल कास्ट ओनली स्टडी से आगे चले गए थे। टीचर्स इसको इनके ये इनकी जो स्टडी, इसमें क्रिटिकल एनालिसिस करना है तो मैं पहले बताना पड़ेगा कि इनके जो था स्टडी था उसमें क्या-क्या चीज़ें थी। फिर हम उसके क्रिटिसिज्म और सिग्निफिकेंस में डिस्कस करेंगे। सीटीएफ फेमस है इसमें। कास्ट जो है रूरल हायरार्की, प्योरिटी और पॉल्यूशन पे बेस्ड। फिर क्लास, इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन, लैंड और वेल्थ के बेसिस पे डिवीजन लोगों का। फिर पावर, कौन पॉलिटिक्स, कौन सत्ता में बैठा हुआ है, कौन डिसीजन ले रहा है, तो वो पावर हो गई। अब मैंने यहाँ पे इसमें एग्जांपल डाला है कि ब्राह्मण्स रिटेन रिचुअल स्टेटस बट लॉस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस टू नॉन ब्राह्मण लैंड प्लॉट्स। तो ये पावर डायनेमिक्स को बताता है कि ब्राह्मण्स जो सुपीरियर थे उनका एक तरह से डोमिनेंस थोड़ा कम हो गया हाँ ब्राह्मण की तरफ। नॉन ब्राह्मण के पास पावर आ गई, उनके पास लैंड थी। तो ये हम बताएंगे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेंस का चेंज। सोशल चेंज, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन और लैंड रिकॉर्ड्स, ये पावर को शिफ्ट कर दिया। जो मिडिल कास्ट थी, मिडिल क्लास की कास्ट की बात कर रही हूँ मैं, इमर्जिंग मिडिल क्लास थी उनकी तरफ शिफ्ट हुआ। तो ये उनकी स्टडीज में बताया था। एम्पेरिकल डेप्थ, इन्होंने फील्ड वर्क का यूज किया था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का, ताकि रियलिस्टिक पिक्चर पता चल सके रूरल डायनामिक्स की। वहां जाके रहे थे ये हमने देखा था। फिर कास्ट और क्लास इंटरप्ले, कास्ट एंड क्लास ओवरलैप होती है पर दोनों आइडेंटिकल नहीं है। ये एक तरह से सोशल मोबिलिटी को इनेबल करती है। तो ये बताया था उन्होंने। फिर सिग्निफिकेंस, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन हुआ था इससे। क्लास, कास्ट और पावर 3 डायमेंशन, तो मल्टी डायमेंशनल हो गया ये। विलेजेस का मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये लैंड रिफॉर्म्स के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है, पंचायती राज की पॉलिसीज के बारे में। ये इसका सिग्निफिकेंस है। सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को प्रॉब्लम कर दिया। रिचुअल स्टेटस से आप बाहर देखने पे मजबूर किया एक तरह से। अब इसमें क्रिटिसिज्म ये है, इसे भी एक ही विलेज में स्टडी करी थी, श्रीपुरम की विलेज। अब वाइडर जनरलाइजेशन ये लैक करता है। श्रीपुरम विलेज में जो होता है वो इंडिया के हर गांव में वैसी प्रैक्टिसेस हो या वैसा सोशल स्ट्रक्चर हो, जरूरी तो नहीं है ना। जस्ट एन नेग्लेक्ट ऑफ कॉलोनियल फैक्टर्स। एआरडीआई क्रिटिसाइज करते हैं आंध्र को कि हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन को इग्नोर करते हैं। फिर जेंडर ब्लाइंडनेस, विमेन के रोल को ओवरलुक कर दिया था इन्होंने। फिर हायरार्की पे ज़्यादा फोकस था इनका, बाकी फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया। अब इन कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि आंध्र की जो स्टडी थी, आंध्र वाज पायनियरिंग लिंकिंग कास्ट, क्लास एंड पावर टू एक्सप्लेन द रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन despite its narrow scope, it remained vital for understanding India's changing social fabric. क्लास का पावर एक तरह से नैरो भी था क्योंकि इससे भी बियॉन्ड चीजें हैं। तो इसलिए ये तभी तभी ज़रूरी है ये स्टडी हमारे लिए समझने के लिए।
लेकिन इसमें हमें अभी और इसमें वो क्या बोलते हैं मिक्स्ड मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसको सप्लीमेंट करके हम अपना एक ओवरव्यू बना सकते हैं फ्यूचर स्टडीज के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, critically examine Dubey's contribution to study of Indian villages। 2019 का 20 मार्क का क्वेश्चन है ये, इसलिए हमने दुबई का जो दुबई सर ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था इंडियन विलेजेस को स्टडी करने में, उनका हम यहाँ पे वर्क डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन फिर उसका क्रिटिसिज्म भी हम देंगे इस क्वेश्चन में। इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि एसी दुबे आ पायनियरिंग इंडियन फिजियोलॉजिस्ट स्टडी रूरल इंडिया थ्रू फील्ड वर्क। मतलब ये फील्ड वर्क करा था इन्होंने, सिर्फ स्टडी करी थी उसके लिए। और ये कहाँ पे करा था? शमनपेट विलेज है, इंडियन विलेज, उसमें करा था। ये इंडियन विलेज टाइमली मुट्ठी पर इनका वर्क है, तो इसको याद रखना चाहिए आपको। इन्होंने बताया था कि डायनामिक नेचर ऑफ विलेजेस, स्टैटिक नो, दे लिंक टू मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट। और ये इन्होंने कहा था विलेजेस आर नॉट आइसोलेटेड आइलैंड बट पार्ट ऑफ अ वाइडर सोशल सिस्टम। तो ये हम क्या जो मैंने अभी आपको बताया, विलेजेस आर नॉट आइसोलेटेड आइलैंड बट पार्ट ऑफ द वाइडर सोशल सिस्टम। तो डायनामिक व्यू दिया था इन्होंने एससी दुबे ने। और ये आप इंट्रोडक्शन के बाद हम बताएंगे, इसमें पूछा है क्रिटिकली एग्जामिन। तो जब भी ऐसा पूछा जाता है ना, तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है पहले तो उनका वर्क जो उन्होंने करा है। जो जैसे कि इंडियन विलेजेस की स्टडी के बारे में पूछा है, तो हम इसमें इनका कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करेंगे, फिर उस पर क्रिटिसिज्म देंगे। और अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा है आंसर, तो हम उसमें कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस भी दे देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। और अगर ये 10 मार्क से पूछा जाता, तो मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन शॉर्ट में एक्सप्लेन करती, फिर उसके बाद इसके क्रिटिसिज्म दे देती, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस नहीं देती। अभी 20 मार्क है तो उसमें कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस भी डाल दूंगी। कंट्रीब्यूशन में बताएंगे कि होलिस्टिक व्यू इन्होंने दिया था। इन्होंने फास्ट, फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स को बताया था। ऐसा एनालिसिस किया था कि ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एग्जाम्पल इनकी जो स्टडीज थी, शमिरपेट डोमिनेंट कास्ट या एक तरह से लैंड और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करती थी। जो भी डोमिनेंट कास्ट के लोग थे वो पंचायत में पावर होल्ड करते थे और डिसीजन इन्फ्लुएंस करते थे। ट्रेडिशंस एंड चेंज, इसमें बताएंगे कि शो हाउ पंचायती राज 1959 एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शिफ्टेड पावर टू बैकवर्ड कास्ट। पंचायती राज के आने की वजह से और डेवलपमेंट प्रोग्राम के आने की वजह से जो पावर है ना, बैकवर्ड कास्ट की तरफ शिफ्ट हो गई थी। तो ये भी इन्होंने ऑब्जर्व की थी। इन्होंने एग्जाम्पल जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जब आया थे ना, उसने लोअर कास्ट का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया था। तो ये एग्जाम्पल में ऐड कर देंगे उसमें मेरे पॉलिसी इम्पैक्ट। इनकी जो फाइंडिंग्स थी उसमें है 5 ईयर प्लान्स जो आया करते थे, 12 5 ईयर प्लान्स ले आते थे। तो वो उसमें से जो 5 ईयर प्लान्स, वन ऑफ द 5 ईयर प्लान्स को इन्फ्लुएंस किया था इनकी स्टडीज ने। जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स में लेटर वेलफेयर स्कीम्स आई थी, रूरल जैसे उसको इन्फ्लुएंस किया था। फिर ये फील्ड वर्क मेथोडोलॉजी, ये फील्ड वर्क को एडवोकेट करते थे वो फील्ड के ऊपर। फिर ये ओवर उपयोग तो ऑब्जर्वेशन पे रिलाय करते थे और इंटरव्यू पे, ना कि एंशियंट टेक्स्ट पे अकेले। मतलब एंशियंट टेक्स्ट पे अलोन रिलाय करना ये फिजिबल नहीं लगता था। ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू को ये प्रेफरेंस देते थे। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इन्होंने इंडियन विलेजेस को अफ्रीका और एशिया के से कंपेयर किया था और एक तरह से ग्लोबल स्टोरीज के साथ कनेक्ट कर दिया रूरल डेवलपमेंट को। तो यही हम 5 पॉइंट्स में मेंशन कर दिए, फिर आप उसका क्रिटिसिज्म दे दीजिए। इनका जो था स्टडीज, वो आइडियलाइज करता था हम उनको। ये ऐसे आर्ग्यू करते कि दुबे ने अंडरप्ले कर दिया कॉन्सेप्ट को। पॉवर्टी और क्लास एक्सप्लोरेशन, क्रिस्टी जो कॉलोनियल लैंड पॉलिसी से था उसे उन्होंने बताया नहीं ठीक से। फिर जेंडर ब्लाइंडेड्स, विमेन का जो रोल है एग्रीकल्चर में, फैमिली में, डिसीजन में, रूरल लेबर में, वो इग्नोर हो गया था। स्कोप लिमिटेड था, एक ही विलेज पे स्टडी पूरे 6.5 लाख विलेजेस पे अप्लाई नहीं हो सकती ना, ये सेंसस का डेटा है। फिर फंक्शनलिस्ट वाइज, सॉरी, फंक्शनलिस्ट वाइज ये स्टेबिलिटी और इंटरडिपेंडेंस पर फोकस करते थे और पीजेंट अपराइजिंग को इन्होंने इग्नोर कर दिया और दलित मूवमेंट और रूरल रेजिस्टेंस को भी। फिर कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस बताऊंगी मैं इसमें। अब इनका जो इंसाइट्स है ना, वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए यूजफुल थे, जैसे कि डिजिटल इंडिया पीएम किसान करने का।
जो मैंने बताया कंट्रीब्यूशन में, उसकी एप्लीकेशंस को नोट डाउन करके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। फिर कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड वोट एंड पॉलिटिक्स ऑफ द पावर स्ट्रक्चर। इसमें दुबई का ऑब्जर्वेशन रिलेवेंट है। रूरल और अर्बन लिंकेजेस, माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन, विलेजेस ज्यादातर सिटी से कनेक्टेड है, जिससे दुबई का आइडिया ऑफ विलेजेस अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम से अलाइन होती है ये चीज। फिर पंचायती राज स्ट्रेंथनिंग, दुबई का बहुत सपोर्ट करता था विमेन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के पार्टिसिपेशन को लोकल गवर्नेंस में, रिजर्वेशन फिक्स है। तो ये हम मेंशन करेंगे। पॉलिसी प्लानिंग, इनका फीडबैक अप्रोच हेल्प करता है डिजाइन करने में डेटा ड्रिवन पॉलिसीज को, इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैपिड सोशियो इकोनॉमिक चेंज। तो पॉलिसी प्लानिंग में हेल्पफुल। अब इसे कंक्लूड कर देंगे। एससी रूबी रिडिफाइन करते हैं ये स्टडी को ट्रेडिशन को मॉडर्निटी के साथ लिंक करके। ये लिमिटेड है, इन स्कोप पर आइडियलिस्टिक, मतलब ये इसका स्कोप लिमिटेड है और आइडियलिस्टिक है, लेकिन तब भी इनका वर्क रिलेवेंट है रूलर चेंज और कास्ट कम्युनिटीज और पॉलिसी मेकिंग में। So to shape India's future, we must understand the village's past and the future. आप सोच रहे होंगे कि मैं कहीं कंफ्यूजन से 2 लाइन का लिख रही हूँ, कहीं 4-5 लाइन का लिख रही हूँ। तो कुछ के डिमांड के हिसाब से फिर मेंशन बदलता रहता है। तो आपके पास पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं लिखने को, कि आप मेन बॉडी में ज़्यादा पॉइंटर्स लिख देते हो, तो आपके पास कंक्लूजन की जगह थोड़ी कम हो जाती है। तो मैंने तो एक कंक्लूजन 2-3 लाइन की है, कई जगह मैंने 4-5 लाइन की कंक्लूजन भी दी है। तो ये वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको 2 लाइन का कंक्लूजन लिख जाए और मतलब ये वेरी करता है। उससे 20 मार्क है, तो मैंने यहाँ कंक्लूजन बड़ा लिख दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन रूरल सोसाइटी इज अ फ्रैक्शन रिडन सोसाइटी डिस्कस। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसके प्रोज एंड कॉन्स हमें दोनों मेंशन करना पड़ेंगे इसमें। अब ये बोल रहे हैं कि फैक्शन रिडन सोसाइटी है, उसे डिस्कस करना है। तो ये हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि ब्रिटिश ऑफिसर चार्ल्स कॉल्ड विलीजेस रिपब्लिक्स, ये पिछले आंसर में भी हमने पढ़ा था। और सोशियोलॉजिस्ट एमिशन एमोबियन इन्होंने बताया कि दे आर डिवाइडेड बाय कास्ट, ब्लड, पॉलिटिक्स एंड मॉडर्नाइजेशन। तो फैक्शनलिज्म का मतलब यही है कि राइवलरी फॉर पावर्स एंड रिसोर्सेस। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, पहले ये जैसा बोलते थे कि लिटिल रिपब्लिक्स में ये वो एक आइडियलाइज्ड वर्जन बताते थे। बाकी जो रमेश श्रीनिवास एस से इन्होंने डायनामिक व्यू दिया था, वो बोला था कि यहाँ पे और भी चीजें हैं, कास्ट, लैंड, पॉलिटिक्स और मॉडर्नाइजेशन की डिवीजन है रिलीजियस में। और फैक्शनलिज्म एक तरह से उसी की सब पार्ट में आ जाएगा कि राइवलरी बताता है, जो पावर और रिसोर्सेस को लेके चलती है राइवलरी रिलीजन में, उसका बताएगी। अब इसके रीजंस क्या है? कास्ट डिविजन्स, डोमिनेंट कास्ट कंट्रोल करती है लैंड, पंचायत, रिचुअल्स को। एमिली क्लेमर्स के नागपुर स्टडी में ये मेंशन है। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा ऐड कर दिया करंट से लिंक करके कि दलित असर्शन क्रिएट क्लैशेस। 50,000 केसेस हैं ऑफ रास्क बैंक ईयर। तो ये करंट रिलेवेंस से भी और प्रेजेंट सिनेरियो से भी ये रिलेटेबल है। ये एनसीईआरटी का 2023 का डेटा है और यहाँ पे मैंने एक रिसेंट एग्जांपल में डाल दिया है, जिससे कि ना के दलित के जस्ट 2016। तो ये फैक्शनलिज्म का एक रियल लाइफ एग्जांपल है। फिर लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये आर सही आगे बढ़ते के विलेजेस आर द साइड्स ऑफ क्लास्टर्स। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन ने रिचर पुअर गैप को बढ़ा दिया था। यहाँ पे मैंने एक नक्सलाइट मूवमेंट सिंबल का डाला है, ये करंट एग्जांपल है। और अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन के सेंस में एक्सप्लेन करूँ तो 86% हमारे देश में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से 2015 से। पॉलिटिकल राइवलरीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने कंपटीशन बढ़ा दिया है फंड्स के लिए। तो ये इससे दुबई के व्यू से अलाइन होता है, तो यहाँ पे इसी रिपोर्ट को कोट कर देती है। मॉडर्नाइजेशन और माइग्रेशन, अर्बन जॉब एक तरह से स्टेटस गैप्स क्रिएट कर रही है, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट 2020-21। तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर में इससे गैप बढ़ गया है। अर्बन जॉब्स, मतलब बहुत सारे फार्मर मॉडर्न टेक्निक यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे फार्मर ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग ही यूज कर रहे हैं, तो उनमें एक तरह से गैप आ गया। तो जो फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे उसमें ज्यादातर जो फार्मर थे वो पुअर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि रिच फार्मर्स जो थे बड़े फार्मर, उनको इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का
जो काउंट है ना वो हमारे देश में ज़्यादा है। तो फार्मर प्रोटेस्ट उसका एक रीज़न था एमएसपी में। 37 रूरल हाउसहोल्ड डिपेंड करता है ऑन माइग्रेशन एज़ पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023, क्योंकि उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है अपने लिवलीहुड के लिए। तो वो मॉडर्नाइज़ेशन माइग्रेशन पॉइंट में आ जाएगा। और इनइक्वालिटी, women sidelined despite 33% रिजर्वेशन। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी को हाईलाइट करता है। अब इसकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस मैंने ऐड कर दी है। फैक्शनलिज्म सिर्फ विलेजेस तक सीमित नहीं है, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फैक्शनलिज्म देखने को मिलता है। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को ये बढ़ावा देता है। गाँव से बैठ के आप सोशल मीडिया चला रहे हो बेबी। फार्मर मूवमेंट इसका एक लिविंग एग्जाम्पल रिच पुअर डिवाइड को बताता है। मगर मेगा फंड्स का मिसयूज एलिट्स के द्वारा। फिर कास्ट डोमिनेट करती है रूरल इलेक्शन को। इसमें वे फॉरवर्ड ये कि डिजिटल पंचायत लेके आओ ताकि ये सारे इश्यूज को मॉनिटर कर सके। लैंड रिफॉर्म्स करो, वुमेन्स के राइट दो, एंटी कास्ट वायलेंस लॉज लेके आओ, अवेयरनेस कैंपेन हो। तो विलेज सारा कॉन्टेक्ट करेगा। और अगर हमें फैक्शनलिज्म रिड्यूस करना है ना, तो इसकी की है कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग विलेजेस एक तरह से स्ट्रॉन्ग नेशन को बिल्ड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 में पूछा गया है, क्रिटिकली एग्जामिन briefly the phrase Little Republic as used to denote India's villages। ये 2021 का डेनमार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे इस फ्रेज को लिटिल रिपब्लिक को हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसे क्रिटिसाइज करेंगे। तो यहाँ पे लिटिल रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है वो चार्ल्स मैकक्लेफ का है। उन्होंने ही इसे लिटिल रिपब्लिक कहा था विलेजेस को। और लिटिल रिपब्लिक मीन्स कि वो सेल्फ सफिशिएंट, ऑटोनॉमस है, सोशली कोहेसिव यूनिट्स है। इसमें उन्होंने कहा था कि हर विलेज रिपब्लिक है, इंडिपेंडेंट है अपने इंटरनल अफेयर में। एवरी विलेज इज अ रिपब्लिक इंडिपेंडेंट इन इट्स इंटरनल अफेयर्स। अब इसके फीचर्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ सफिशिएंट। इस तरह के डायग्राम आप यूज कर सकते हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए। कई बार हम पॉइंटर्स लिखते हैं तो वो मोनोटोनस हो जाता है और बोरिंग सा लगता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स भी ऐड कर दिए हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए। सेल्फ सफिशिएंट में बताएंगे कि विलेजेस अपना जो प्रोडक्शन है वो खुद करते थे। मोस्ट ऑफ द फूड एंड रिसोर्सेज वो खुद प्रोड्यूस करते थे। जैसे कि राजस्थान और गुजरात के जो ट्रेडिशनल विलेजेस थे, ट्रेडिशनल राजस्थान और गुजरात विलेजेस, उनका एग्जांपल दे देंगे। फिर सोशल कोहेजन, इसमें बताएंगे कास्ट एंड किनशिप अपना ऑर्डर मेंटेन करते हैं। आर के मुखर्जी को यहाँ पे हम कोट करेंगे, जो आगे बताते हैं कि विलेजेस फंक्शन करते हैं एज स्टेबल और स्मॉल स्केल सोसाइटी की तरह। मतलब फंक्शनल सोसाइटी ही है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इसमें। फिर तो तीसरा है लोकल गवर्नेंस। यहाँ पे पंचायत जो है, पंचायत पंचायत हुआ करती थी उस टाइम पे, पंचायती राज की बात नहीं कर रही। इसे पंचायत डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया करती थी। फिर बाद में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आ गए, तो उन्होंने एक तरह से गवर्नेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। तो ये हम एक पॉइंटर ऐड कर देंगे इसमें एग्जांपल के साथ। अब इसमें सोशियोलॉजिस्ट ने रियलिटी चेक किया। वो बोला कि ये तो बहुत रोजी पिक्चर बता रहे हैं विलेजेस की। यहाँ पे विलेजेस में तो फैक्शनलिज्म है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी है और जेंडर इनइक्वालिटी भी है, ये सेल्फ सफिशिएंट बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं कि सेल्फ सफिशिएंट। अब ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, सबसे पहले कि ये ओवर सिंप्लीफाइड थ्योरी थी। एस.सी. रुबिया श्रीनिवास ने आर्ग्यू किया कि विलेजेस आर नॉट आइसोलेटेड और हार्मोनियस। आइसोलेटेड नहीं है और हार्मोनियस भी नहीं है, और भी चीजें हैं यहाँ पे। फैक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, जैसे विलेज है कास्ट राइवलरीज, लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। अब इन्होंने अपने रामपुरा स्टडी में मेंशन करा है श्रीनिवास का, डोमिनेंट क्लास कंट्रोल करती है पावर को। फिर तीसरा इकोनॉमिक डिपेंडेंस, मॉडर्नाइजेशन, मार्केट्स और अर्बनाइजेशन ने सेल्फ सफिशिएंसी को रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे मैंने डेटा ऐड करा है कि 65 इंडिया की पॉपुलेशन अभी भी रूरल है। 2011 के सेंसस के हिसाब से, पर बहुत सारे लोग कर जाते हैं विलेज से काम की तलाश में और एक्सटर्नल मार्केट्स में। फिर जेंडर इनइक्वालिटी है, वुमेन हिस्टोरिकली लैंड ओनरशिप को लैक करती है, डिसीजन मेकिंग पावर को भी। तो ये इक्वालिटी का जो नोशन था ना रिपब्लिक में, कि इक्वालिटी है यहाँ पे, उसको चैलेंज करता है। अब हम कंक्लूड कर देंगे कि ये लिटिल रिपब्लिक रिफ्लेक्ट करते हैं आइडियलाइज व्यू ऑफ विलेजेस। पर रियलिटी में, सच्चाई में तो यही है कि विलेजेस कॉम्प्लेक्स है, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन है और इवॉल्विंग है। तो इंडियन विलेजेस आर रिपब्लिक बट नॉट यूटोपियास। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, डिस्कस द चैलेंजेस ड्यूरिंग द विलेज स्टडीज इन इंडिया।
अब हम चैलेंजेस डिस्कस करेंगे 2022 का 10 मार्क का क्वेश्चन। तो इसमें हम चैलेंजेस के साथ बताएँगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इसमें चैलेंजेस और लिमिटेशंस देखेंगे। तो 1950 से 60s का जो टाइम था ना, वहाँ पे उस टाइम पे विलेज स्टडी बहुत ज़्यादा बूम कर रही थी। एम.एल. श्रीनिवास एस.ए. दुबे ने बुक पीयूसी फील्ड की तरफ शिफ्ट किया था विलेज स्टडी को और कॉलोनियल नोशंस जो स्टैटिक और आइसोलेटेड विलेज का कॉलोनियल नोशन था विलेजेस के बारे में, उससे चैलेंज किया था। इसका सिग्निफिकेंस ये था कि कॉलोनियल मिथ को काउंटर करता था ये। विलेजेस मार्केट और पॉलिटिक्स के साथ इंटीग्रेटेड है, ये बताया। फील्ड बेस्ड डेटा था रामपुरा और समीकृत जो विलेज स्टडी हुई श्रीनिवास और दुबे जी दुबे सर की। और फिर शो डाइवर्सिटी, सिंगल मॉडल नहीं है, कोई सिंगल मॉडल नहीं है इंडियन विलेज का, डाइवर्सिटी है हमारे विलेजेस। अब चैलेंजेस क्या थे? डोमिनेंट कास्ट वाइज, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एलिट्स के साथ रहते थे, जिससे दलित और वुमेन का पर्सपेक्टिव इग्नोर हो जाता था। सेंसिटिव इश्यूज जैसे कि अनटचेबिलिटी अवॉइड हो गई उससे, क्योंकि वो एलीट के साथ रह रहे थे, तो वो एलीट के सेंसिटिव चीज़ों को देख रहे हैं। तो जो दलित और वुमेन के पर्सपेक्टिव है वो इग्नोर हो गए। अब कॉन्फ्लिक्ट और चेंज को भी इग्नोर कर दिया इसने। इसमें हार्मनी पे फोकस किया जा रहा। कास्ट वायलेंस को मिस कर दिया, पीजेंट रिवॉल्ट को मिस कर दिया। देसाई आर्ग्यू करते हैं कि विलेजेस आर द अरेनास ऑफ द क्लास स्ट्रगल, नॉट हार्मनी। आप इसमें सुरेंद्र जोधका का मेंशन करेंगे कि कंटेम्प्रेरी रूरल इंडिया मार्केट और माइग्रेशन और कास्ट पॉलिटिक्स से शिफ्ट होता है और ये इस इग्नोर कर दिया था। तो दो दो तीन कल मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब तो योगेंद्र कंसिडर करते हैं इन स्टडीज को नॉन रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर, क्योंकि ये माइग्रेशन ऑफ रूरल एवं लिंकेजेस को इग्नोर करते थे। ये वेस्टर्न मॉडल प्योरली रिलीजियस एनालिसिस ऑफ कास्ट को बेस्ड था, जो ओवर सिंप्लीफिकेशन के लिए क्रिटिसाइज किया गया बाय ड्यूलन्स होमो एनार्कस। मुकुल शर्मा स्टेटेड कि इट ओवर आइडियलाइज एज इन कोटर विलेज स्टडी। तो ये इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी ओवरलुक कर रहा है, नॉर्दर्न रूरल स्ट्रगल को भी ओवरलुक कर रहा है। तो ये जो चीजें थी ना, ये गाँव जो है बहुत ज्यादा रिपीटेटिव थे और डिस्क्रिप्टिव थे, बिना कंपैरेटिव फ्रेमवर्क के। तो ये पॉइंटर हो गया। अब इसे हम कंक्लूड कर लेते हैं कि विलेजेस स्टडीज वर अ टर्निंग पॉइंट पर बाइसेस एंड नैरो स्कोप्स लिमिटेड देयर एक्यूरेसी। तो फ्यूचर रिसर्च को इंक्लूसिव, इंटरसेक्शनल और टेक ड्रिवन होना चाहिए ताकि डायनामिक रूरल रियलिटीज को कैप्चर कर सके। तो इंडियन विलेजेस आर डायनामिक, नॉट रिलिक्स ऑफ द पास्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, द डिकेड ऑफ 1950s वाज द गोल्डन पीरियड इन इंडियन सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। आपने देखा होगा जो अभी ये वाला आंसर मैंने डिस्कस करा उसमें 1950 का मेंशन था। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो डिकेड था ये गोल्डन पीरियड था विलेज स्टडी का। तो वो इंट्रोडक्शन पर यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया है जो मैंने पीछे लिखा था। तो इसमें हम बताएंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमें एम्पेरिकल नॉलेज की वो ज़्यादा नीड थी। इंडिया नीडेड ऑथेंटिक एम्पेरिकल नॉलेज, रूरल सोसाइटी का इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी नेशन बिल्डिंग में, जिससे विलेज स्टडीज का को बढ़ावा मिला था। दिस लीड्स टू अ सर्च इन विलेज स्टडी एंड मेकिंग द 1940s द गोल्डन एरा ऑफ द इंडियन सोशियोलॉजी। अब गोल्डन पीरियड क्यों बोलते हैं? पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्टेक्स्ट थे, कॉलोनियल स्टीरियोटाइप्स को इसमें रिजेक्ट किया गया था, जो मेटलेफ्टिकल रिपब्लिक का बोलते हैं और विलेज को एज स्टेटिक की तरह बताते हैं। अब इसमें उन्हें लैंड रिफॉर्म्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए डेटा चाहिए था, तो इसलिए 1950s में बहुत ज़्यादा विलेज स्टडीज हुई थी। इंटेलेक्चुअल एंड स्टडीज, कौन कौन सी स्टडी हुई थी वो बताऊंगी मैं यहाँ पे। एम.एस. श्रीनिवास ने रामपुरा संस्कृताइजेशन डोमिनेंट ट्रस्ट का ये इनका फील्ड वर्क था। एस.सी. दुबे का शेड्यूल ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, ये इन्होंने स्टडी करी थी। आंध्र का श्रीपुरम कास्ट क्लास और लैंड, ये भी पीछे के आंसर्स में हमने पढ़ा। डी.एन. मजूमदार और ऑस्कर लेविस का कल्चर ऑफ पॉवर्टी, तो ये मेंशन करेंगे। मेथोडोलॉजिकल शो, बुक म्यूजिक वीडियो की तरफ शिफ्ट कर गए थे। एथनोग्राफी और पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन का यूज किया गया था। विलेज को एज अ माइक्रोकोज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी की तरह स्टडी किया था। इसका पॉलिसी रिलेवेंस भी इन सब विलेज स्टडी ने पंचायती राज रूरल पॉवर्टी प्रोग्राम्स को गाइड किया था डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए। फिर ग्लोबल रिकॉग्निशन, फोर्ड फाउंडेशन के साथ कोलेबोरेशन किया था और इंटरनेशनल स्कॉलर्स से डेविड मैनवेगा, इन सबका कोलेबोरेशन हमारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के साथ हुआ था। तो हमें इससे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली थी। सिग्निफिकेंस यही है कि ये एम्पेरिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं सोशियोलॉजी को, और उन्हें अजम्पशन को रिप्लेस करते हैं क्योंकि ग्राउंडेड नॉलेज हो रहा है।
मतलब फील्ड में जाके हम स्टडी करना है। फिर रिसर्च के सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और पॉलिसी मेकिंग से लिंक करते हैं। इससे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मैंने पढ़े थी और पॉवर्टी प्रोग्राम से कैसे लिंक कर रहे हैं मिले स्टडी को। इसकी लिमिटेशन ये थी कि हार्डनर प्राइस है, डोमिनेंट कास्ट से स्टडी बहुत नैरो है, अंडर रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस तरह से लिमिटेशंस बताएंगे, आप उससे कंक्लूड कर देंगे कि विलेज स्टडीज ऑफ द 1950s gave Indian sociology identity and purpose, shaping both academic thought and rural policy। तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सर। टोटल 12 क्वेश्चन है इस टॉपिक के, 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस, तो फिर ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में, डू यू एग्री विद द व्यू ऑफ आंद्रे दैट इंडियाज विलेज आर रिप्रेजेंटेटिव इंडियन सोसाइटी बेसिक सिविलाइजेशनल वैल्यू प्रेजेंट सोशियोलॉजिकल। इसमें पूछा गया है कि आप इस व्यू से एग्री करते हैं कि इंडिया के विलेजेस रिप्रेजेंटेटिव इंडियन सोसाइटी के बेसिक सिविलाइजेशनल वैल्यू का जो आंध्र का व्यू है इसमें सोशियोलॉजिकल बना है। 2020 के 20 मार्क का क्वेश्चन है। अब आंध्र का जो वर्क था कास्ट क्लास एंड वार्ड, ये विलेज को एज सोशल सिस्टम की तरह दिखता था और मिरर करता था इंडिया की सिविलाइजेशनल वैल्यूज जो सोशल सिस्टम था। तो ये इट्स नॉट जस्ट फिजिकल सेटलमेंट। विलेजेस में 65% इंडिया की पॉपुलेशन में से 2011 के सेंसस का डेटा है ये, जो शोकेस करता है कि ट्रेडिशन किस तरह से कंटिन्यू है और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इमर्ज हो रहा है। अब सोशियोलॉजिकल ओवरव्यू यहाँ पे हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कैटेगरी है। चार्ल्स मैकलर थे 1813 में विलेजेस में लिटिल रिपब्लिक ऑटोनॉमस और सेल्फ सफिशिएंट सस्टेन बताया था। एंशिएंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कास्ट किंगशिप रिलीजियस रिचुअल अभी भी परसिस्ट करते मॉडर्नाइजेशन होने के बावजूद भी। अब इसके कुछ मॉडर्न एग्जाम्पल जैसे कि कुंभ मेला 2025 में डिजिटल मैनेजमेंट किया गया था। यहाँ पर ट्रेडिशनल रिचुअल गैदरिंग को एआई बेस्ड से टू मॉनिटर किया था। तो ये एक तरह से मॉडर्नाइजेशन फैक्टर है। फिर कुंचमपल्ली विलेज तेलंगाना में एंशियंट हैंडलूम का आपको ग्लोबल एक्सपोर्ट चेंज के साथ लिंक किया गया। तो ये एक एग्जाम्पल है। ये दो मैं करंट के टॉपिक से लिंक करती हैं। विलेजेस कैसे सिविलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, सिविलाइजेशनल वैल्यूज, विलेज रिफ्लेक्शन एंड कंटेम्परेरी एग्जाम्पल। तो सिविलाइजेशनल वैल्यू हैरान की एक सिविलाइजेशनल वैल्यू जैसे कि कास्ट। यहाँ पे हम ह्यूमन को भी कोप कर सकते हैं, इसलिए मैंने उनका नेम डाल दिया कि उसको कास्ट में उन्होंने स्टडी करी हमारे होमो हेरारस के। तो विलेज रिफ्लेक्शन कास्ट के शो करता है, एक स्ट्रेटिफाइड कास्ट रोल, प्यूरिटी ऑफ पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। इसका कंटेम्परेरी एग्जांपल ये है कि बिहार के पंचायत इलेक्शन में डोमिनेट कास्ट ने रिजर्व सीट्स इस तरह से कैप्चर करी हुई प्रॉक्सी स्किप्स। ये एक एग्जांपल हो गया इसका। और फिर सेकंड है कम्युनिटी लाइफ, ऐसी लोगों को यहाँ प्रूव करेंगे। कलेक्टिव रिचुअल्स, हम हमारे त्योहार, हमारे रिचुअल्स, ये फेस्टिवल्स जैसे छठ पूजा सीएसआर इनिशिएटिव के साथ ऑर्गेनाइज की गई विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। मतलब छठ पूजा ऑर्गेनाइज विद सीएसआर फंडेड विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये सीएसआर आपने पढ़ा होगा GS1 में आप पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें 2% इन्वेस्ट करते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट में। तो मतलब अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है, एथिक्स में भी पढ़ते हैं ये रहेगा। तो ये हम यहाँ पे कोट कर चुके। फिर हम बताएंगे रिलीजियस प्लूरलिज्म। इसमें हम योगेंद्र सिंह को बताएंगे कि जैसे कि सेक्ट और फोक बिलीफ्स का को एग्जिस्टेंस। जैसे कि अयोध्या के राम मंदिर की ओपनिंग के टाइम पे रूरल रिलीजियस मोबिलाइजेशन एक तरह से जो किया था इस इवेंट ने। फिर है किनशिप एंड पॉलिटिक्स, फैमिली बेस्ड रूरल लीडरशिप। राजस्थान की सीट्स में किनशिप बेस्ड फैक्शंस का कंटेस्ट मतलब कंटेस्ट किया था उन्होंने। तो ये हम एक तरह से मेंशन करेंगे। ये फैमिली बेस्ड रूरल लीडरशिप को मेंशन करता है सिविलाइजेशनल वैल्यू में। फिर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ट्रेडिशनल बार्टर और एग्रीरियन इकोनॉमी। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल फार्मर को ग्लोबल मार्केट के साथ लिंक करते हैं। एफपीओ हम पढ़ते हैं इकोनॉमी में, तो वो मैंने यहाँ रिलेट कर दिया है। अब चेंजिंग डायनामिक्स क्या है इसमें, जैसे कि एग्रेरियन से ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिच पुअर फार्मर गया पड़ा, या जैसे को मेंशन करेंगे फार्मर प्रोड्यूस डाल सकते हैं एमएसपी पे यहाँ पे। फिर डिजिटल गवर्नेंस एंड मॉडर्नाइजेशन, डिजिटल इंडिया का मिशन, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ट्रांसपेरेंट मगनरेगा ट्रैकिंग के लिए। तो ये चेंजिंग डायनामिक्स में आ रहा है क्योंकि ये चीजें बदल रहा है। फिर माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन होता है, बिहार और यूपी के गाँव में लोग माइग्रेट करते हैं। तो ये
एक सीजनल माइग्रेशन को रीशेप करता है, कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट 2024 में तमिलनाडु का कास्ट वायलेंस केसेस का मतलब बढ़ते हुए केसेस, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस का परसिस्टेंस अभी भी है, जबकि लॉस बने हुए हैं। अब क्रिटिक्स बताएंगे जो आंधे की जो स्टडी जो उसकी क्रिटिक न्यू ये ओवर रोमेंटिसाइज हुआ है, विलेजेस हार्मोनियस नहीं है, जैसे कि आलू गया था सुरेंद्र एस गुप्ता, ये साइड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लीला गुलाटी जेंडर इनइक्वालिटीज को बताती हैं कि अभी भी विलेज नरेटिव्स नहीं मिला था। वहाँ पे हम अभी रिसेंट के एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। जो है भी वुमेन के अगेंस्ट क्राइम्स विलेजेस में होते हैं, तो उसका आप यहाँ मैच हम कर सकते हैं रिलेट करके। यहाँ पे लीला गुलाटी को मैंने कोट करा है। कोई रीजनल डाइवर्सिटी विलेज स्ट्रक्चर्स वैरी करते हैं, जैसे कि पंजाब के विलेजेस, केरला के विलेजेस और नॉर्थ ईस्ट के विलेजेस। इन तीनों रीजन के विलेजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो रीजनल डाइवर्सिटी तो यहाँ पे अब हम इसे कंक्लूड कर देंगे कि हम विलेजेस मिरर इंडियाज ट्रेडिशन while adapting to modern changes. They are spaces of continuity and corporate and key to shaping India's future. So, to know India begin with its villages. ये हमें श्रीनिवास का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये 2025 का 20 मार्क पर क्वेश्चन है। Who is said to be the pioneer of the village study in India? Illustratively describe contribution of some Indian sociologists on sociologist हाँ मतलब ये contribution of some Indian sociologists on village studies. How their approach is distinct from each other 2020 पे 20 मार्कर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विलेज स्टडीज के पायनियर कौन है और उनके कंट्रीब्यूशन सम इंडियन सोशोलॉजिस्ट और विलेज स्टडीज के साथ डिस्क्राइब करने, मतलब सिर्फ पायनियर के नहीं और भी जो भी इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने विलेज स्टडीज करी उनका भी कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है। और कैसे ये सारे जो भी इंडियन सोशोलॉजिस्ट हमें यहाँ एक्सप्लेन करेंगे उनके कंट्रीब्यूशन कैसे वो एक दूसरे से अलग है, मतलब कैसे वो डिस्टिंग कर रहे हैं एक दूसरे से। तो हमें यहाँ पे एक डिफरेंस टेबल भी बनाना पड़ेगा उनके कंट्रीब्यूशन के बाद। तो क्वेश्चन में हम बताएंगे कि विलेज स्टडीज बिकेम अ कोर एरिया ऑफ इंडियन सोशोलॉजी आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि 80% इंडियंस लिव करते हैं, मतलब और लिव इन विलेजेस। ये सेंसस 2000 सॉरी सेंसस 1951 का डेटा मैंने हटा दिया। पीछे मैंने 65% वाला जो डेटा डाला था वो 2011 सेंसस का था। ये इंडिपेंडेंस के बाद के में रिलेवेंस के सेंसर बात करें, इस वजह से मैंने यहाँ पे 1951 का सेंसस मेंशन कर दिया है। आप एम एन श्रीनिवास से पाएंगे जिनका नेम पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एम एन श्रीनिवास का नेम हम मेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन में कि एम एन श्रीनिवास कॉल्ड द पायनियर फॉर शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम द बुक व्यू टू द फील्ड व्यू यूजिंग एम्पेरिकल। तो उन्होंने बुक व्यू से फील्ड वर्क की तरफ शिफ्ट कर दिया, क्या कर रहे थे ये, और इन्होंने यूज किया था एम्पेरिकल फील्ड वर्क का, मतलब ग्राउंड पे जाकर रियलिटीज को समझना। एथनोग्राफी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप से। अब कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन में सोशोलॉजिस्ट के नेम बताएंगे, उनका वर्क बताएंगे, क्या काम किया है उन्होंने और उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, वो हम यहाँ पे फेबर के थ्रू मेंशन करेंगे। तो डायग्राम का डायग्राम हो जाएगा और ये इजी रहेगा पढ़ने में। एम एन श्रीनिवास का क्या मेजर वर्क था, रामपुरा विलेज और इंडियाज विलेजेस, तो ये दो इनके मेंशन करें मैंने। अब इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ये था, इसने दिया था ये जो स्टडीज इन्होंने करी थी, ये कॉन्सेप्ट दिया था संस्कृताइजेशन का और डोमिनेंट कास्ट का फील्ड रिव्यू, एक तरह से इन्होंने पॉपुलराइज किया था। फिर एस सी दुबे का है इंडियन विलेजेस। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन इंडियाज विलेजेस एंड इंडियन विलेजेस, दे बोथ आर डिफरेंट और ये दोनों डिफरेंट वर्क है, एक एम एन श्रीनिवास का है और एक एस सी दुबे का है। अब इसमें इंडियन विलेज का कंट्रीब्यूशन क्या था, जो एस सी दुबे का वर्क था, विलेज का डेवलपमेंट लैब की तरह इन्होंने बताया था कि डेवलपमेंट लैब है और ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की। फिर ए आर देसाई का बताएंगे, इनका मेजर वर्क था पीस एंड स्ट्रगल इन इंडिया। ये मार्क्सिस्ट थे, मार्क्सिस्ट लेंस से विलेज को स्टडी कर रहे थे, क्लास एक्सप्लॉइटेशन एग्रेरियन स्ट्रगल, ये कंट्रीब्यूशन था इनका। फिर थे आंध्रे शिवपुरम विलेज, विलेज इन तंजूर को स्टडी किया था, कास्ट क्लास पावर, अब तक तो याद हो गया होगा आपको सीसी थी, इससे भी याद कर सकते हैं। ये इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, इसका लिंकेज किया था स्ट्रेटिफिकेशन एनालिसिस। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब लेयर्स में जो चीज़ें लिंक होती हैं उसे इन्हें स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। उस तरह से इन्होंने ये कास्ट क्लास पावर को लिंकेजेस करे थे। फिर डी एन मजुमदार रूरल प्रोफाइल इन द मेजर वर्क
इन्होंने किनशिप की एक हॉलिस्टिक स्टडी करी थी, कास्ट और इकोनॉमी की, इन तीनों चीज़ों की। फिर सुरेंद्र जूतका, इनका कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया में मिज़ोरम के हाउस हीटिंग कम्युनिटी भूसाहार करके इन्हें उनको इन्होंने डीपली स्टडी करा था। तो वो भी आप देख सकते हैं कि मैंने लाउस्टिन कम्युनिटी के अनुसार लिखा नहीं है, जिसमें मैंने काफ़ी कंटेम्प्रेरी सर्च से मेंशन कर दिया है। इनका जो कंट्रीब्यूशन था पूरा चेंज को स्टडी करने में मार्केट पॉलिटिक्स से कास्ट डायनामिक्स में रिलेवेंट थे। अब हमें बताना है कि ये जो थिंकर्स मैंने मेंशन करा है क्या कॉम्बिनेशन इनकी कैसे ये डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि सभी विलेज स्टडी कर रहे हैं लेकिन सब तो सेम विलेज स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन तरीके तो सबके अलग होंगे, तो ये कैसे डिफरेंशिएट कर गई। फिर बताएंगे व्हाइल ऑल स्कॉलर्स स्टडी विलेजेस देयर अप्रोचेस डिफर शार्पली बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन, फोकस एरिया एंड मेथोडोलॉजी। अब डिस्टिंक्ट अप्रोचेस एस्पेक्ट में श्रीनिवास दुबे देसाई और आंतरिक आंध्र बेटा मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है। अब एस्पेक्ट पर्सपेक्टिव में बताऊंगी कि श्रीनिवास एक फंक्शनलिस्ट थे। फंक्शनलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट इग्नोर करते थे, मतलब फिर दुबे डेवलपमेंटल से डेवलपमेंटल सेंस से चीज़ों को देखते थे। देसाई मार्क्सिस्ट थे, कार्ल मार्क्स को आपने स्टडी किया होगा, मतलब फोर्थ पीरियड में हमने पढ़ी नहीं है, मतलब मैंने डिस्कस नहीं करी है, लेकिन अगर आपने बेसिक सोशियोलॉजी पढ़ रखी है तो आपको मार्क्सिस्ट के बारे में, कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव के बारे में और फिर आंध्र आंध्र बेटे स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव इनका। श्रीनिवास का फोकस है रिचुअल्स और कास्ट पे, दुबे का फोकस है रूरल डेवलपमेंट पे, देसाई का फोकस है क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे और आंध्र का फोकस है कास्ट क्लास एंड जेंडरनेम्स पे। फिर तीसरा है मेथड। श्रीनिवास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का ज़्यादातर यूज करते हैं, दुबे जो है टीम सर्वे का ज़्यादा यूज करते हैं और दुबे हिस्टोरिकल लेंस से चीज़ों को देखा है। पर अब आंध्रे ने माइक्रो लेवल फील्ड वर्क किया था। अब विलेज को किस तरह से देखते हैं? श्रीनिवास डायनेमिक और चेंजिंग की तरह विलेज का व्यू है इनका। दुबई डेवलपमेंट लेबोरेटरी बोलते हैं और देसाई बोलते हैं एक्सप्लोरेटेड पीसेंट्री। आंध्रे स्ट्रेटिफाइड कॉम्प्लेक्स की तरह इसे देखते हैं। अब विलेज स्टडीज क्यों मैटर करती है? ये दो चीज़ें जो मैंने मेंशन करी, कॉन्ट्रीब्यूशन और डिस्टिंक्ट अप्रोचेस, ये आंसर की डिमांड को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी भी स्पेस है कि हम और भी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस डाल दिया, हेडिंग थोड़ी बदल के क्यों विलेज स्टडी मैटर करती है आज। डिजिटल पंचायत, टेक्नोलॉजी, लीड गवर्नेंस रिफॉर्म्स, ये दुबई के मॉडर्नाइजेशन लेंस से अलाइन करता है, तो ये इसमें रिलेवेंट है। फिर क्लाइमेट क्राइसिस इन एग्रीकल्चर, ड्राफ्ट ड्रिवन फार्मर माइग्रेशन डायरेक्टली रिलेटेबल है जोधपुर के मार्केट ड्रिवन चेंज, सिविल रूरल कास्ट वायलेंस, राइजिंग एट्रोसिटी हरियाणा राजस्थान में, जो श्रीनिवास के डोमिनेंट कास्ट थ्योरी को शोकेस करते हैं। फिर रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर, एसएचजी स्केलिंग थ्रू यूपीआई पेमेंट, ये कास्ट जेंडर नेक्सस से लिंक करता है आंध्र के। फिर एग्रीटेक स्टार्टअप, कॉर्पोरेट कर का कंट्रोल सीट्स पे और प्राइसिंग पे, ये देसाई के क्लास कॉन्फ्लिक्ट से अलाइन करता है। अब इस आंसर को हम कंक्लूड कर देंगे कि एम एल श्रीनिवास ने पायनियर किया इस अप्रोच को, एम्पेरिकल विलेज स्टडी को, जिसे बाद में दूल्हे देसाई, बेथले, जोधका, इन सब ने इसे इंग्रिच करा, डाइवर्स लेंस देकर इसमें रिचुअल डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चरल एनालिसिस डाला, जिससे they make the village मतलब मेकिंग विलेजेस माइक्रोसम ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये आंसर मतलब कंक्लूड हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दे नोट द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ द विलेज इंडस्ट्री इन इंडिया। ये लास्ट क्वेश्चन है 2025 का 10 मार्क का। ये विलेज इंडस्ट्री ये मतलब बहुत हद तक अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में विलेज मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, तो हम इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के भी थोड़े पॉइंटर्स सोशियोलॉजिकल लेंस से ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे कि विलेज इंडस्ट्री इंडिया में डिक्लाइन हुई? तो क्वेश्चन में पूछा ये है 10 मार्क है। इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि विलेज इंडस्ट्री वंस द कोर टू रूरल इकोनॉमी और सोशल फैब्रिक। ये गांधी जी के आइडिया ग्राम स्वराज को रिप्रेजेंट करती है, पर इनका जो डिक्लाइन है ना वो स्ट्रक्चरल शिफ्ट को रिफ्लेक्ट होता है। जो हमारा इंडिया का एग्रेरियन और रूरल सोशल स्ट्रक्चर है ना, वो मॉडर्नाइजेशन से इन्फ्लुएंस हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ग्लोबलाइजेशन से, जिसकी वजह से मतलब उसके बाद जो है ये डिक्लाइन हो गया था विलेज इंडस्ट्री का।
अब क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे? सबसे पहला है कॉलोनियल लेगेसी। वी वर सेल्फ सफिशिएंट, मतलब हम सेल्फ सफिशिएंट थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले। कॉलोनियल लेगेसी ये है कि ब्रिटिश पॉलिसीज ने री इंडस्ट्रियलाइज कर दिया था विलेजेस को। बंगाल के जो हैंडलूम थे ना वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुए थे। मैनचेस्टर टेक्सटाइल ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये एआर जैसे है कि यूके के साथ अलाइन रखता है, रसिया वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन। यहाँ पे हम एआर जैसे को कोड कर सकते हैं। और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल वाइज लार्ज स्केल इंडस्ट्री पर फोकस था, जिससे रूरल जो क्राफ्ट थे ना वो एक तरह से साइड में ही चले गए थे। कोई टेक्नोलॉजिकल लैग, मॉडर्नाइजेशन से प्रोडक्टिविटी जो है ना वो काफ़ी कम हो गई थी। कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन लॉस्ट हो गई थी। और ये एम एन श्रीनिवास की व्यू के साथ अलाइन करता है। वो एयर जैसे का मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पे एम एन श्रीनिवास के कॉन्सेप्ट है वो। एयर जैसे के दूसरे कॉन्सेप्ट को वो रिलेट करता है। तो यहाँ पे हम ना देख के आप कोड करिएगा, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मल्टीपल रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो ग्लोबल कंपटीशन देख लेते हैं। जो चीप इंपोर्ट्स चाइनीज टॉयज फैब्रिक्स इस प्लेस कर दिया था लोकल प्रोडक्ट्स। तो वहाँ से जो भी चीज़ें आती थी ना वो बहुत ज़्यादा सस्ते में बनाई जाती थी। और यहाँ पे इंडिजीनियस इंडस्ट्री वो चीज़ ज़्यादा पैसों में बनाती थी। इस वजह से लोग तो सस्ती चीज़ प्रेफर करेंगे, तो वो विदेशी सामान को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग गए। तो इस वजह से भी ग्लोबल कंपटीशन हो गया। क्रेडिट एंड मार्केटिंग गैप, रिलायंस ऑन मनी लेंडर्स, वीक केवाईसी, पुअर मार्केट लिंकेजेस, फिर ये बॉटलनेक्स है। फिर रिसोर्स स्कैर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन ने रॉ मटेरियल का एक्सेस लिमिटेड कर दिया था, जैसे क्ले और बैम्बू। माइग्रेशन एंड एस्पायरेशन, यूथ जो है सिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं, जिससे ट्रेडिशनल स्किल को एक तरह से छोड़ दिया उन्होंने। पॉलिसी पेगर से इनसफिशिएंट इनएफिशिएंट स्कीम्स, तो ये हम ला सकते हैं। अब यहाँ पे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल को डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, तो क्या है, इन्हें उठाने के लिए दोबारा से खड़ी करने के लिए हम यहाँ पे वे पाउडर भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्लस्टर को प्रमोट कर सकते हैं। सस्टेनेबल रॉ मटेरियल पॉलिसीज को प्रमोट कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये वे फॉरवर्ड हो गया। अब इसमें कंक्लूजन कैसे करें? हम बताएंगे कि डिक्लाइन रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का ट्रांजिशन ट्रेडिशनल से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ। अगर हमें सोसाइटी मतलब इन इंडस्ट्री को फिर से रिवाइव करना है ना, तो हमें इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर करना चाहिए और कल्चरल प्रिजर्वेशन इंश्योर करना चाहिए। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर देंगे। तो ये नोट टेकिंग का सेशन था। मतलब ये सारे मॉडल आंसर आप अपनी न्यूज बना सकते हैं जो मैंने